अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 के प्रॉब्लम नंबर 5, 6, 7 और 8 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 5 से स्टार्ट लेते हैं। तो बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 5 की स्टेटमेंट है अ टेंशन ऑफ 400 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू गिवन है। टेंशन हम एफ से डिनोट करते हैं। मास की वैल्यू एम की वैल्यू गिवन है। ठीक है। लेंथ कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। लेंथ वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 440 हर्ट्ज है। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है। तो ये बच्चों गिवन डेटा था इस प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम नंबर 5 चैप्टर 8, क्या क्या चीजें गिवन है? टेंशन एफ 400 न्यूटन। ठीक है, 400 न्यूटन। मास की वैल्यू गिवन है 300 ग्राम। कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 1000 करने से 0.3 kg यूनिट एसआई में होने चाहिए सारे। ठीक है। लेंथ की वैल्यू 1.6 है, मीटर में है ऑलरेडी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 40 हर्ट्ज है और वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। तो ये बच्चों गिवन डेटा था। हमें इक्वेशन जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला केस है, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। उसमें हम क्या है, इसमें v लेमडा की वैल्यू आती है v डिवाइड बाय एफ। अब सबसे पहले हमें v डायरेक्टली गिवन नहीं है, हालांकि वैल्यूज ऐसी गिवन है कि हम इधर से फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है। हम पहले क्या v की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। v फाइंड करने के बाद हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो v की वैल्यू हमें पता है कि f इंटू एल डिवाइड बाय, जो हमारी केपीके और फेडरल की बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसमें जो एम है वो कैपिटल मास, एम जो है ना वो कैपिटल एम से डिनोट हुआ हुआ है। ठीक है। तो ऊपर भी मैं इसकी करेक्शन कर लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपकी मर्जी है कि कैपिटल एम से करते हैं या स्मॉल एम से, लेकिन याद रखें कि डेंसिटी जो है ना, हमने वो स्मॉल एम से डिनोट किया हुआ था। तो डेंसिटी जो होती है वो लीनियर मास डेंसिटी, वो कैपिटल एम बाय एल होता है। ठीक है। तो इसलिए आप कैपिटल एम और स्मॉल एम में आप डिफ्रेंशिएट करना आप याद रखिएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू कितनी थी 400। ठीक है। l की वैल्यू 1.6। ठीक है। और m की वैल्यू कितनी गिवन थी? m वाज 0.3। ठीक है, 0.3। तो कैलकुलेशन के बाद बच्चों ये वैल्यू आती है v की वैल्यू, v इज इक्वल टू 46.18। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वेवलेंथ को, तो क्योंकि वेवलेंथ होती है v डिवाइडेड बाय f। तो वैल्यू पुट करें बच्चों, आसान है। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी है 46.18 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है 1.15 हर्ट्ज। ये पहले न्यूमेरिकल का आंसर था बच्चों। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखने में आसानी हो। प्रॉब्लम नंबर 6 है। प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए बच्चों, कंपेयर थियोरेटिकल स्पीड्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड को हमने हाइड्रोजन में और हीलियम में कंपेयर करना है। तो हीलियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए दोनों डेटा गिवन है। डेटा क्या है चीज है, एक तो ये है कि ये मोलर मास है, और दूसरा क्या है, गैमा की वैल्यू, दोनों के लिए गिवन है। बाकी जो आर है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो टी और आर की वैल्यू इस न्यूमेरिकल में कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए हम डेटा में लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो हम इसको पॉइंट आउट नहीं करते। ठीक है। तो बच्चों देख लें क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। तो आप प्रॉब्लम नंबर 6, तो प्रॉब्लम नंबर 6 में एम एच यानी मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, वो आपको पता है 2 ग्राम पर मोल है। और दूसरी बात यह कि कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मोलर मास हाइड्रोजन और हीलियम का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में होने की वजह से दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, यूनिट विल बी कैंसल आउट। ठीक है। गैमा एच, क्योंकि हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए हाइड्रोजन की वैल्यू आ जाती है 1.4। ठीक है। गैमा की वैल्यू उसका ये यूनिट इसका नहीं होता। सिमिलरली आपने हीलियम के लिए डेटा लिख लेना है। हीलियम का हमें पता है मोलर मास 4 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है। और इसी का गैमा यानी चूंकि मानो एटॉमिक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एटॉमिक स्टेट में, इसकी वैल्यू मानो एटॉमिक के लिए वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है। गैमा की वैल्यू तो 1.6 है। हमने फाइंड करना क्या करना है, टू कंपेयर करना है। ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, टू कंपेयर वी एच वी यानी स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम और स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन को कंपेयर करना है, इसकी कंपैरिजन करनी है।
कंपैरिजन करनी है इनकी, कंपैरिजन, ठीक है। ये हमने कंपैरिजन मींस हम देखना चाहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में ज्यादा है या हीलियम में ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्वेश्चन का टारगेट है बच्चों, इसको देख के इधर ही कर लेते हैं, आसान प्रॉब्लम है। तो देखें फार्मूला जो यूज होगा वो जनरल फार्मूला हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड की, ठीक है। वो ये है कि सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। वी इज इक्वल टू गेमा आर टी डिवाइड बाय एम, स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैस या इन एयर, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब है बाकी फैक्टर तो कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाइड्रोजन, चलो मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, या फॉर हीलियम पहले लिख लेते हैं, फॉर हीलियम, हीलियम के लिए हम पहले लिख लेते हैं। तो वी एच ई गेमा सबस्क्रिप्ट में लिखना है, आर क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हम इसको एज इट इज लिखेंगे, एम एच मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। तो ये हीलियम के लिए मैंने लिखा है, चलो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए बच्चों, हाइड्रोजन के लिए वी एच गेमा एच यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर वंस अगेन कांस्टेंट, और ये एम एच मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया बच्चों। अब सिंपल है, आप सिंपल क्या करें, हम कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। इक्वेशन 1 को किस पे डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड हम कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो वी एच, वी डिवाइड बाई वी एच, ये आ जाता है गेमा आर एच ई आर टी, ठीक है, ये टेम्परेचर है, डिवाइडेड बाय एम एच ई, हीलियम के लिए हमने लिख लिया। डिनोमिनेटर में क्या चीज आनी है, ठीक है, डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन के लिए आएगा, जो हाइड्रोजन डिनोमिनेटर में गेमा आर एच आर इंटू टी डिवाइडेड बाय एम एच, और ये भी अंडर रूट के अंदर है। बच्चों देखिए, ये तो मैथमेटिक्स का एक जनरल रूल है कि नीचे वाली चीज डबल डिनोमिनेटर में होने की वजह से रेसिप्रोकेट हो जाएगा और न्यूमरेटर में चले जाती है जो भी चीज होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट करेंगे, आर टी डिवाइडेड बाय एम एच ई, ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन का जो डेटा है उसको इन्वर्ट करने के बाद एम एच डिवाइडेड बाय आर एच, यानी गैमा, सॉरी मैं आर बोलता हूँ, ये गैमा है, ठीक है, आर इंटू टी, ठीक है। तो ये हो गई वैल्यू। देखिए कैंसलेशन किसकी होनी है, सिमिलर क्वांटिटी जो है उनकी कैंसलेशन हो जाएगी, आर आर से कैंसिल हो जाएगा और टी टी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगी वैल्यू। देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी एच ई, ठीक है, ये कलर ज्यादा विजिबल नहीं है तो मैं इसको ऐसे प्रेफर नहीं करता, वी एच। तो बच्चों ये देखिए आ गई है आर एच, यानी सॉरी मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ, ये गैमा है, ठीक है, गैमा मल्टीप्लाई बाय किसकी, एम एच डिवाइडेड बाय क्या है, एम एच ई मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई बाय गैमा एच। बच्चों अब तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने से देखें गैमा की वैल्यू हमारी जो हीलियम के लिए थी वो 1.66 है, 1.66, और ये हाइड्रोजन का मोलर मास 2 था, नीचे क्या है 4 मोलर मास है, और ये 1.4 है हीलियम और हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो वी एच ई स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाती है 0.77, ठीक है, वी एच ई डिवाइडेड बाई वी एच। तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से हाइड्रोजन की स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड हो जाएगी उस तरफ, तो 0.77 वी एच। बच्चों आप बता सकते हैं कि कौन सी स्पीड ज्यादा हुई है कौन सी कम हुई है, कैन यू टेल? From this equation, it is clear the speed of sound in hydrogen is greater than speed of sound in helium, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट भी हम लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहे यहाँ तक भी ठीक है। तो ये बच्चे आंसर था सेकंड न्यूमेरिकल का। नाउ वी प्रोसीड टू न्यूमेरिकल नंबर 7। स्टेटमेंट है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो आप लोगों को। बच्चों देखें प्रॉब्लम नंबर 7, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकंड। ये तो बच्चों आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे हम डिनोट करते हैं किससे, टी नॉट से, और ये जो स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है वी नॉट होती है।
कोई भी अदर देन 0 डिग्री वाला स्पीड, कोई भी स्पीड जो अदर देन 0 डिग्री सेल्सियस पे हो उसको v का नाम देते हैं, और स्पीड और टेम्परेचर को t का नाम देते हैं। ठीक हो गया, गिवन डेटा था, सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, दिस इज इजी प्रॉब्लम, क्वाइट इजी। अच्छा, तो देखिए बच्चों, ये तो था प्रॉब्लम नंबर 7। पॉइंट आउट कर लेते हैं क्या क्या चीजें थी। स्पीड ऑफ साउंड, टेम्परेचर गिवन था T0, 0 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करना पड़ेगा 273, ऐड करेंगे इसमें 273 केल्विन, और दूसरी स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके अलावा टी की वैल्यू थी वो 22 सेल्सियस थी, 222 में 273 ऐड करें तो 294 केल्विन आता है बच्चों। और वी हमने फाइंड करनी है, तो ये गिवन डेटा था, बहुत इजी प्रॉब्लम है। वी नो दैट, अभी हमने इक्वेशन स्टडी की थी कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस या एयर में v की वैल्यू होती है गेमा आर टी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट गैस। तो ये बच्चों देखें, अगर आप वैल्यू पुट करना चाहें इसमें, बल्कि हमें क्या है आर और टी के बारे में, तो मोलर मास के बारे में और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कि ये दोनों केस के लिए कांस्टेंट है, तो हम इस इक्वेशन से ये नतीजा अखज करते हैं। ठीक है ना, गेमा के बारे में भी कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे केल्विन में लेना पड़ेगा, याद रखें। तो बाकी डेटा चूंकि गिवन नहीं था, इसलिए दोनों केस के लिए सेम रहेगा, यानी टेम्परेचर के लिए बाकी डेटा हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट दैट वी डिवाइडेड बाय वी नॉट, टी डिवाइडेड बाय टी नॉट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला केस है, हम ऐसे लिख सकते हैं। वैल्यू पुट करें बच्चों, इजी है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, v डिवाइडेड बाई वी नॉट, टी की वैल्यू ऊपर वाली 294 केल्विन और नीचे 273 केल्विन। और ये बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है इस इक्वेशन में, सेल्सियस में पुट करेंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, तो ये देखिए v की वैल्यू आ गई है वी नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 294 273, v इज इक्वल टू 332 मल्टीप्लाई बाई 294 मल्टी 273। ठीक हो गया बच्चों, तो ये तो यहाँ तक था। अगर आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू विद द हेल्प कैलकुलेटर फाइंड करेंगे, तकरीबन ये वैल्यू आ जाती है 345.2 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ वैल्यू क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। 22 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने की वजह से वैल्यू काफी इंक्रीज कर गई है। अच्छा, न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारी सेकंड वीडियो लेक्चर का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का हम देखते हैं क्या चीजें गिवन है। अच्छा, देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 बच्चों, इसमें दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है ट्यूनिंग फॉर्क है, एक ट्यूनिंग फॉर्क पी है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क पी की फ्रीक्वेंसी को हम, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ पी का नाम देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ क्यू का नाम देंगे। और फिर इसमें ना लोडिंग की बात हो रही है, बिफोर और आफ्टर वाली बात हुई है। तो 3 बीट्स पर सेकंड है, 3 बीट्स पर सेकंड बिफोर है, ये आफ्टर वाली है, और बिफोर वाली उन्होंने ये दे दी थी बीट फ्रीक्वेंसी, हम इसको बीट फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। और आफ्टर वाली बीट फ्रीक्वेंसी ये आ गई है 3 बीट्स, 3 बीट्स फ्रीक्वेंसी आफ्टर वाली हो गई, तो हम इसको एफ बीट प्राइम का नाम देंगे। ठीक है, और ये एफ क्यू की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सेकंड फ्रीक्वेंसी एफ पी से डिनोट करेंगे, ये गिवन है बच्चों, ये नाउन है, तो हमें क्यू पूछा है बिफोर एंड आफ्टर, क्यू की फ्रीक्वेंसी पूछी है फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ क्यू से डिनोट करेंगे बिफोर, और आफ्टर अगर हम डिनोट करेंगे तो एफ क्यू प्राइम से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो गिवन डेटा था। लेट अस मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो बच्चों देखो क्या चीजें गिवन थी, प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, एफ एफ पी तो गिवन था, चले पहले एफ पी लिख लेते हैं। एफ पी, एफ पी की वैल्यू थी 512 हर्ट्स। ठीक हो गई वैल्यू हर्ट्स। एफ क्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, तो ये वैल्यू बच्चों अगर हम देखना, तो ये तो हमने फाइंड करनी है, ये हमने बिफोर भी फाइंड करनी है, बिफोर लोडिंग, और ये हमने आफ्टर भी, आफ्टर के लिए मैं एफ क्यू प्राइम लिखता हूँ, ये भी फाइंड करनी है। एफ बीट बिफोर वाली गिवन है, 4 बीट से बिफोर। ठीक है, बिफोर लोडिंग। ठीक है, लोडिंग से पहले, क्या लोड करने से पहले वैक्स, सम वैक्स का मेंशन करते हैं, बिफोर लोडिंग वैक्स। ठीक है, वैक्स लोड करने से पहले, ये गिवन थी। आफ्टर लोडिंग वैक्स एफ बीट प्राइम, ये 3 गिवन है। तो बच्चों ये तो गिवन डेटा था इस प्रॉब्लम का।
ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो बच्चों एक चीज याद रखें, कंसेप्चुअल वाइज आपने ये याद रखना है कि ट्यूनिंग फॉर्क के केस में जब हम वेक्स को लोड करते हैं ना, वेक्स लोड का मतलब है कि आपने ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रॉन्ग्स है उनका मास इंक्रीज कर दिया। मास इंक्रीज करने का मतलब ये कि आपने यहाँ पे लेट सपोज वेक्स डाल दी, ठीक है, किसी भी प्रॉन्ग में, वन ऑफ द प्रॉन्ग में आपने वेक्स डाल दी, तो मास इंक्रीज हो गया। तो मास इंक्रीज का मतलब क्या है, मीन्स के टाइम पीरियड किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का, ट्यूनिंग फॉर्क एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है, तो वो हमें पता है कि 2 पाई m/k होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए जब m की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड इंक्रीज का मतलब क्या है कि टाइम डिले यानी टाइम स्लो हो गया, ठीक है। टाइम इंक्रीज का मतलब क्या है बच्चों, ज्यादा टाइम लग रहा है ना, टाइम का मतलब इसका मतलब है स्लो हो गया, यानी ये अब ट्यूनिंग फॉर्क वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है एज कम्पेयर टू बिफोर, ठीक है। तो ये मतलब है। अब दूसरी बात, टाइम पीरियड अगर इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो टाइम पीरियड अगर ज्यादा हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम। तो रिजल्ट ये बना बच्चों कि जब भी ट्यूनिंग फोर्क में हम किसी भी प्रोंग में हम वेक्स डालते हैं तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हमेशा डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये बच्चों याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, मैंने बता दिया आपको। नो वी प्रोसीड टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अच्छा, इजी है बच्चों, बिफोर और आफ्टर वाला डेटा लिख लेते हैं। देखिए बिफोर वाला हम की क्यू वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या है, एफ बीट फार्मूला, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एफ क्यू और सेकंड की एफ पी है, ठीक है। ये था बिफोर वाला, हम पुट कर ले, बिफोर वाले में वैल्यू क्या थी, एफ बीट की, बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ बीट मैंने डिनोट किया, बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, एफ क्यू हमने फाइंड करना है, और ये क्या गिवन थी, एफ पी 512 हर्ट्ज है। तो रीअरेंज कर दे बच्चों, इजी है, ठीक है। रीअरेंज करने के बाद एफ क्यू की वैल्यू आ जाएगी 512, ठीक है, +4 हर्ट्ज, तो ये आ जाएगी 516 हर्ट्ज। तो ये आंसर आ गया बच्चों पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का बच्चों अगर आप देख ले तो बहुत इजी है, उसको भी इसी तरीके से करना है। फार्मूला वही है कि बीट फ्रीक्वेंसी एफ बीट इज इक्वल टू एफ क्यू, लेकिन एफ क्यू यहाँ पे प्राइम है, ठीक है, वैल्यू चेंज हो गई थी, और एफ पी नॉन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गई बच्चों, इधर देखिए, तो हमने फाइंड करना है एफ क्यू, तो एफ, और ये वैल्यू 512 भी है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है, हर्ट्ज की। और नेक्स्ट हमने ये वैल्यू गिवन थी 3 बिट्स, तो रीअरेंज करने के बाद एफ क्यू प्राइम की वैल्यू आ जाती है 512 +3 हर्ट्ज, ठीक है, +3 हर्ट्ज, ठीक है, यानी हर्ट्ज में इधर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, यूनिट सेम है, तो ये 515 हर्ट्ज आ गई वैल्यू। तो बच्चों देखें ट्यूनिंग फोर्क के प्रोंग में जब हमने वेक्स डाल दी, तो वेक्स डालने की वजह से ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिड्यूस हो गई। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। फिर भी अगर कोई मसला हो, समझ ना आया हो, तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।